तो नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अपने को जरूरत क्यों महसूस हुई है और क्यों महसूस होती है, इसके बारे में यहाँ बता है। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजन इंक्लूड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करते समय अगर रूल्स के आधार पे अगर वो गवर्नर अपना प्रशासन चलाते हैं तो उसके बहुत से फायदे अपने को देखने मिलते हैं। नीचे दिए गए अपन एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। तो गवर्नमेंट हैज टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल्स, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी दे हैव बीन गिवन। तो गवर्नमेंट को बहुत सी बातें या बहुत से कार्य करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और उसके लिए एक रूल रहेगा तो उनको जो पावर मिलती है और जो उनको अथॉरिटीज मिलती है उसका वो मिसयूज नहीं कर सकेंगे। नहीं तो इंसान की ऐसी प्रवृत्ति है, बोलते हैं कि जहां उसके हाथ में सत्ता है तो वो हुकुमशाह बने को देखता है। तो गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर रहती तो वो अपना फायदा करने के लिए सामान्य जनता के ऊपर अन्याय भी कर सकता है, इसीलिए अपने को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत रहती है करके यहाँ बताया है। सेकंड पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स, देयरफॉर पीपल्स राइट्स एंड फ्रीडम आर सेफगार्डेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन है, सिटीजन के राइट्स और फ्रीडम के बारे में बताया है, और गवर्नमेंट इन राइट्स और फ्रीडम को छीन नहीं सकती। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, सामान्य जनता के जो राइट्स और फ्रीडम है सुरक्षित रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज एस्टेब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ, देन देयर इज नो स्कोप फॉर द मिसयूज ऑफ पावर और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अपने देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से चलता है, और इसकी वजह से मतलब इसका मिसयूज होने का, पावर मिसयूज होने का कोई मतलब चांस नहीं है। अगर कुछ लोगों के हाथ में प्रशासन भी रहा तो भी कोई भी प्रकार का मिसयूज नहीं कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, इफ अ कंट्री इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, द फेथ that the common people have in the government increase, they then become in participating in the activities of the government. Democracy is the strength due to the increased participation of the पीपल। तो जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है तो सामान्य जो जनता है, लोग है, उनका गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास रहता है, और इसके वजह से वो गवर्नमेंट के कामों में ज्यादा से ज्यादा उनके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके वजह से अपनी जो डेमोक्रेसी है वो और स्ट्रांग बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट सम पॉलिटिकल आइडियाज बिफोर द कंट्री। Constitution presents some political ideas before the country. The nation is also bound to act in that direction. It creates an atmosphere conducive to attain world peace and security and preservation of human rights. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कुछ पॉलिटिकल आइडियाज लेके ही अपने देश में किस तरह अपने को देश के लोगों को किस तरह लेके जाना है या किस इस पे उनको ये करना है, इसके लिए उनको डायरेक्शन बताते, इसी आधार पे वो ऐसा पोषक वातावरण मतलब अपने देश में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, देश के साथ साथ में वर्ल्ड में भी शांतता और सुरक्षितता स्थापन करके लोग सामान्य जनता के राइट्स का प्रोटेक्शन होता है। लास्ट पॉइंट है, सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ सिटीजन ड्यूटीज, इट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन एज वेल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को राइट्स के साथ साथ में कुछ ड्यूटीज भी दी है, और वो ड्यूटीज को उनको मतलब पूरा करना है, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए मतलब लोगों को अधिकार तो दिए गए हैं, साथ साथ में उनको कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई है, तो ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो प्रशासन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज इंक्लूड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। तो देश के प्रशासन में कौन सी बातों का समावेश होता है या कौन सी बातें उसमें इंक्लूड रहती है। तो गवर्नमेंट हैज टू मेक लॉ रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट्स सच as defending the boundaries, protecting the people from the external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health service, encouragement to commerce and industry, protection of the weaker section, making policies for the progress of women, children and the tribal people etc. तो गवर्नमेंट को काम करते समय बहुत से सब्जेक्ट के बारे में, बहुत से विषयों में नए नए लॉ बनाना पड़ता है। तो वो कौन से विषय के अंतर्गत बनाते हैं या कौन से विषय आते हैं इसमें, सच या डिफेंडिंग द बाउंड्रीज।
तो जो सीमाएं है अपने देश की, उस सीमाओं के बारे में जो भी वाद विवाद होता है उसके बारे में उनको निर्णय लेके लॉ बनाना पड़ता है, प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। जो बाहर के देशों से आक्रमण होता है उससे अपने देश के लोगों को बचाना रहता है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है वो गरीबी का उन्मूलन करना है, गरीबी को अपने देश से निकालना है। इसीलिए नई नई पॉलिसीज उनको निकाल के अपने देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना पड़ता है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो नए रोजगारों की निर्मित करना पड़ता है। एजुकेशन हेल्थ एंड हेल्थ सर्विस, तो अपने देश में ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होना चाहिए करके एजुकेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल करना पड़ता है। और उसके साथ साथ में जो सिटीजन है, जो पब्लिक है, उसको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। इनकरेजमेंट ऑफ कॉमर्स, तो देश में जो रोजगार स्थापन करने के लिए जो भी कंपनियां हैं उनको हेल्प करना पड़ता है। इंडस्ट्री स्थापन करना पड़ता है उसी और जो विकल सेक्शन है, जो मतलब कमजोर जो भी अपने ये है लोग है, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार देके उनकी कंडीशन अच्छी होने के लिए उनको रूल बनाना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। उसके लिए नई पॉलिसीज बनाना पड़ता है। वुमेन्स, जो महिलाएं, उनकी प्रोग्रेस के लिए, बच्चे और जो भी ट्राइबल पीपल है उनके लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए भी नए नए पॉलिसी निकाल के नए नियमों के आधार पे उनको रोजगार देना पड़ता है। तो ये सारे निर्णय मतलब गवर्नमेंट को लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग अबाउट द डिजायरेबल चेंज इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंट लॉ। तो गवर्नमेंट अपने समाज में, अपने देश में मतलब अच्छे चेंजेस लाने के लिए उनको उस प्रकार के नियम बनाना पड़ता। तो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट्स इन मॉडर्न टाइम्स हैव टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू डिफरेंट इशू, राइट फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीननेस, डिसीज गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी मतलब शॉर्ट में बोल सकते हैं कि अभी आधुनिक समय में अपने मतलब जो गवर्नमेंट रहती है उनको स्पेस रिसर्च से लेके मतलब पब्लिक की क्लीननेस के बारे में मतलब इतने सारे इशू से रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ता है। और इसी को क्या बोलते हैं, गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, वी शैल नाउ सी हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज constitution. The process of the making of the Indian Constitution started in 1946. The leader of the freedom movement insisted that independent India will be governed not by the law made by the British but by law made by Indians themselves. A committee was established to prepare the Constitution of Independent India. It came to be known as the Constitution Assembly. तो जब अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ तो जो लीडर्स है फ्रीडम मूवमेंट के, स्वतंत्रता चळवळ के जो लीडर्स है, उनका मानना था कि अपने स्वतंत्र भारत का जो ये है एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ब्रिटिशों द्वारा बने हुए रूल से नहीं चलेगा, तो अपने द्वारा मतलब अपने भारतीयों के द्वारा बनाए हुए रूल से चलेगा, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने ऐसी डिमांड रखी, तो इसीलिए क्या किया गया, एक कमेटी स्थापन की गई और अपने स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का काम मतलब स्टार्ट किया गया। तो जो कमेटी स्थापन की गई थी उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, मतलब संविधान सभा कहा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से लीडर्स थे, उसको किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बारे में यहाँ बताया है। Constituent Assembly. India became independent on August 15, 1947. Before that, the British ruled over India. They had divided India into provisions like Bombay, Bengal, and Madras for the convenience of administration. The administration in these provisions was carried out by the people representative. Similarly, the local princes were carrying out the administration in some areas. तो अपना भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और भारत को स्वतंत्रता मिलने के पहले अपने भारत में ब्रिटिश रूल्स पूरे भारत भर था चलते थे। तो ब्रिटिश ने क्या किए थे, अपने मतलब देश का जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सुविधा होकर के अपने देश के कुछ विभाग प्रांत गिराए थे। उसमें यहाँ दिया है लाइक बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो इन प्रांतों में जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये लोगों के द्वारा, जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि थे चुने जाते थे, उनके द्वारा चलाया जाता था। उसी तरह कुछ लोकल प्रिंसेस भी अपने देश में कुछ एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। जो लोकल राजा थे वो भी अपने छोटे छोटे राज्य स्थापन करके वहां अपना शासन चलाते थे। तो such areas were known as princely state and their chief were known as princes. तो जो लोकल प्रिंसेस के द्वारा जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था उन एरिया को
मतलब संस्थान बोला जाता था, और उनके जो चीफ थे उनको संस्थानिक बोला जाता था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविजंस एंड द प्रिंसेस स्टेट वेर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे वो, और उसके साथ साथ में प्रोविजंस के जो प्रिंस थे, राजा थे, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका समावेश था। देयर वेर अ टोटल ऑफ 299 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस तरह इसका अपने संविधान सभा में 299 मेंबर्स थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इस संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इस संविधान को बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान किस तरह था, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वह चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी में होता है मसूदा समिति। तो डॉक्टर बाबा साहेब जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ही हैड स्टडी इन द डेप्थ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने दुनिया में जो बहुत से देशों के संविधान की बहुत ही डिटेल में स्टडी किए थे, और स्टडी करके उन्होंने जहां उसमें जो भी अच्छी बातें थी उन बातों को बहुत ही डिटेल में स्टडी करके उनके ऊपर सोच विचार करके उनको अपने देश के संविधान में लेने की कोशिश की। तो ही स्टडी एंड द कंटेम्पलेटेड डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कंटेम्पलेटेड मीन्स सोचना होता है, तो दिन रात उन्होंने मतलब स्टडी करके उसके ऊपर सोच के अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम वाज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उनके द्वारा बनाया गया जब मसौदा था वो प्रिपेयर होने के बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में उसको प्रेजेंट किया, सादर किया, और उसके ऊपर इट वाज डिस्कस आर्टिकल बाय आर्टिकल, और उसके ऊपर एक एक आर्टिकल के ऊपर मतलब डिस्कस किया गया, और उसके ऊपर मेनी एंड amendments were suggested by different members। और उसके बाद संशोधन करके डिफरेंट मेंबर्स ने जो भी सजेशन दिए उन सजेशन को मतलब उसमें इन्वॉल्व किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चन रेज ऑन इट, making change in the draft as per the suggestion of the constituent assembly, and making every provisions of the constituent flawless। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मसूदा प्रेजेंट करने की बात आती थी तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुद उसको हैंडल करते थे। उसमें जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी समस्याएं या जो भी शंकाएं से अदर मेंबर्स के मन में आती थी तो वो उनका मतलब समाधान करते थे उनमें, और वो सजेस्ट जो चेंजेस करने के लिए सजेस्ट करते थे तो वो हर प्रोविजंस में जो भी बातें बताई जाती थी वो बातों को वो इंक्लूड करते थे, उसमें समावेश करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने दोष मुक्त बनाने की कोशिश की है। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनका ये कंट्रीब्यूशन देख के, जो संविधान बनाने में उन्होंने जो योगदान दिया है वो योगदान देख के उनको अपने भारत के संविधान के मतलब शिल्पकार कहा जाता है।